हेलो एवरीवन, सो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 जर्नल। सो बच्चों, इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग 13 से लेकर 16 तक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ टीएस गरेवाल 2026-27 क्वेश्चंस आर गिवन ऑन पेज नंबर 8.60 and 61. Okay, so question number 13 to 16, 4 questions we are going to do in this video lecture. Okay, so open your books, all of you. T.S. Garewal, page number 8.60. 13 question is given. Let's start now. Question number 13. Let's read it. पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, जिसके पास पुराना एडिशन है। कई बार क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। पंकज वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट एंट्री इसमें दे रखी है, पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक। पंकज ने बिजनेस की शुरुआत की है कैश और चेक से। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है? जब बिजनेस हम शुरू करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। यहाँ पे हमने बैंक यानी बैंक बैलेंस से भी शुरुआत की है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश डेबिट क्यों होता है? बिजनेस में कैश आया है, बैंक बैलेंस आया है, और टू कैपिटल, क्योंकि हमारे पास कैपिटल जो है हमारी बढ़ गई है। हमारा जो कर्जा है, लाइबिलिटी है, बढ़ गई है टुवर्ड्स प्रोपराइटर, बिजनेसमैन के तरफ हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए हम कैपिटल को क्रेडिट में लिखते हैं। रूल पढ़ा है ना अपन ने, लाइबिलिटीज व्हेन इंक्रीजेस, कैपिटल व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिटेड। बिजनेस में कैश आया है, बैंक बैलेंस आया है, इसलिए इन दोनों को डेबिट किया है। ठीक है, तो कैश कितना है? 50,000 रुपए, और बैंक बैलेंस है 9,50,000। दोनों मिला के हो जाता है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत हुई है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये नरेशन लिख लेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बैंक बैलेंस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ब्रॉट मशीनरी, मशीन खरीदी है, 25% अभी पे किया है और बाकी का उधार है। तो आपके बिजनेस में मशीनरी आई है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। मशीन आई है तो मशीन डेबिट, आपके पास से कैश गया है तो कैश क्रेडिट, और जो पैसा नहीं गया है वो वेंडर मशीन जिससे हमने खरीदी है उसका नाम अगर नहीं दिया है तो आप वेंडर लिख लेंगे, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो मशीन आपके पास कितने की आई? 25 लाख की मशीन आई है। 25 लाख का 25% आपने पे कर दिया है, तो 25 लाख का 25% कितना हो जाता है? 25 लाख इंटू 25%, 6,25,000 रुपए आप पे कर चुके हो। बाकी बचा उधार है, तो 25 लाख में से ये माइनस कर देते हैं हम, 18,75,000 है ना। इतना अभी देना बाकी है। मशीन भी क्यों डेबिट हुई है? क्योंकि एसेट बिजनेस के अंदर आई है, कैश गया है, और जो उधार है उसको हमने लिखा है टू वेंडर, है ना। वेंडर मतलब कि वो इंसान का नाम हमें दिया नहीं है जिससे हमने मशीन भी खरीदी है, तो उसको हम वेंडर बोलेंगे। यहाँ पे नरेशन शॉर्ट में लिख लेते हैं, मशीनरी परचेस्ड। ओके, नाउ सी वाला ट्रांजेक्शन है, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ये जो मशीन खरीदी है इसका हमने इंस्टॉलेशन करवाया है। तो अगर इस तरह के कुछ चार्जेस होते हैं बच्चों, मशीन खरीदते टाइम पे कोई खर्चा होता है, तो उसको मशीन का ही खर्चा माना जाता है। तो हम उसको लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो 48,000 रुपीज आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया है, क्योंकि मशीन खरीदते टाइम ही आपने खर्चा किया है, इसलिए उसको मशीन का ही खर्चा माना जाएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। ओके, नाउ डी पॉइंट, ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन करेंगे बच्चों हम लोग अब। फोर्थ ट्रांजेक्शन, ओके, डी वाला क्या दिया हुआ है? ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अजीत एंड कंपनी। अजीत और कंपनी से हमने गुड्स खरीदे हैं, तो आपके पास गुड्स आए, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट। कुछ गया नहीं है तो हम गिवर को क्रेडिट करेंगे, अजीत एंड कंपनी।
ठीक है। गिवर, गिवर इज क्रेडिटेड। जब भी उधार का ट्रांजेक्शन होता है तो बच्चों हम लोग नाम लिखते हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। आपके पास गुड्स आए इसलिए गुड्स डेबिट हुए हैं, और क्योंकि आपके पास से कैश नहीं गया है यहाँ पे गिवर को हमने क्रेडिट किया है। ओके, नरेशन में लिखेंगे परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अजीत, सॉरी। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ई, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले हैं तो आपके पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक बैलेंस कम हो गया है टू बैंक अकाउंट। कैश आया है इसलिए उसको डेबिट किया है और बैंक बैलेंस कम हो गया है इसलिए उसको क्रेडिट किया है 50,000 रुपए। ठीक है, अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो हम ड्रॉइंग्स टू बैंक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हमने बिजनेस के लिए ही विड्रॉ किए हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीपेड बैंक लोन। आपका कोई बैंक लोन है जो कि आपने चुकाया है ब्याज के साथ, तो अब बैंक लोन को आप डेबिट कर देंगे। आप पेमेंट बैंक लोन का चुका रहे हैं तो लोन आपका कम हो गया है, लाइबिलिटी कम हो गई है इसलिए डेबिट हो गई। बैंक लोन डेबिट और आपके बैंक इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट आपका खर्चा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं टू बैंक। इधर बैंक इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट अकेला भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपके बैंक से पैसा गया है, बैंक लोन आपने चुका दिया तो लोन चुका दिया इसलिए लोन डेबिट हो गया है क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई है 35,000, और आपने साथ में इंटरेस्ट भर दिया है 3,000 रुपए, तो इंटरेस्ट आपका खर्चा है। टोटल आपके पास से बैंक से कितना बैलेंस गया? 38,000। ठीक है, तो रीपेड बैंक लोन विथ इंटरेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी, सोल्ड गुड्स टू सैम्यूल। सैम्यूल को हमने सामान बेचा है तो सैम्यूल टू सेल्स, सैम्यूल इज द रिसीवर इसीलिए उसको डेबिट किया है, और सेल्स मतलब आपके पास से सामान गया है इसलिए हमने उस सामान को क्रेडिट किया है। जब हम सामान खरीदते हैं बेचने के लिए तो उसको परचेस बोलते हैं, जब उसको बेचते हैं तो सेल्स बोलते हैं। सेल्स हमारे पास से जाते हैं गुड्स, परचेस में गुड्स आते हैं इसलिए डेबिट होता है, सेल्स में जाते हैं इसलिए क्रेडिट होता है। गुड्स सोल्ड। ठीक है। एच, नरेशन बच्चों में छोटे छोटे लिख रही हूँ, आप लोग चाहो तो थोड़ा बड़ा उसको डिटेल कर सकते हो बट नो नीड, है ना। इसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम सैम्यूल इन सेटलमेंट, सैम्यूल से रुपए मिले हैं, हमने सैम्यूल को गुड्स बेचे थे ना, उससे रुपए मिल गए सेटलमेंट में। सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है, इसका मतलब हिसाब किताब क्लियर। जितना भी वो पैसा दे रहा है अगर वो कम दे रहा है तो बचा हुआ क्या मानेंगे हम? डिस्काउंट। तो पैसे मिल गए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सैम्यूल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सैम्यूल। सैम्यूल से पैसे मिले हैं आपको, अगर कम रुपए दे रहा है तो डिस्काउंट, डिस्काउंट कम रुपए मिले हैं मतलब आपका एक तरह का लॉस है डिस्काउंट, तो इसीलिए उसको हमने डेबिट में लिखा है। ओके, अब सैम्यूल से मिलने थे कितने थे आपको? 40,000 रुपए, लेकिन उसने दिए हमको 39,750, फुल सेटलमेंट में दे दिए मतलब वो और रुपए नहीं देगा। हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इधर नरेशन में लिख दो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सैम्यूल इन फुल सेटलमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट बाय चेक। रेंट पे किया है बाय चेक, तो रेंट आपका खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट, और आपके पास से गया क्या है? बैंक में से पैसा गया है तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 37,500। पेड रेंट बाय चेक। ओके, नाउ नेक्स्ट आई तक हो गया है, अभी हम करेंगे जे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन क्योंकि एक चार्ज है मशीनरी पे,
डेप्रिसिएशन से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए मशीनरी क्रेडिट होगी। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होती है। डेप्रिसिएशन क्योंकि उस पे मशीनरी पे एक चार्ज है, खर्चा है, तो इसीलिए उसको डेबिट साइड लिखा है। डेप्रिसिएशन लगाना है 15%। 15% आपकी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब मशीनरी थी कितने की आपकी, ये देखो, मशीनरी आपने खरीदी थी 25 लाख की, ठीक है, 25 लाख की मशीन थी आपकी, और 48,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चे किए थे, तो टोटल मशीन आपको पड़ गई थी 25,48,48,000। 25,48,000 की मशीन थी। इस पे 15% लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन, तो 38,220। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का भी बेटा, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मशीनरी की वैल्यू के अंदर ऐड होंगे, और डेप्रिसिएशन जो है वो मिलकर के जो वैल्यू जो उसकी कॉस्ट हो जाएगी उस पे निकलेगा। ठीक है, इसको हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इतना ध्यान रखना है ना, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, मशीन की कीमत पे। मशीन की कीमत क्या हो गई है आपकी, 25,48,000। ओके, इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है 25,48,000 पे 15% लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। 14 क्वेश्चन जो बच्चों है मेरी बुक में जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दे रखा है। विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक डिपॉजिट, कंप्यूटर एंड फर्नीचर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका पुराना कोई एडिशन है तो आप लोग मैच कर लीजिए क्वेश्चन। विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, विजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश कैपिटल, कैश, बैंक डिपॉजिट, कंप्यूटर और फर्नीचर से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जिस जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट किया उन सबको डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिजनेस में जो जो चीजें आई हैं सबको डेबिट कर दिया है। 3 लाख रुपए डेबिट हो गए कैश के। बैंक डिपॉजिट है 40 लाख, उसके बाद कंप्यूटर है 1 लाख, फर्नीचर है 3 लाख। टोटल मिला के कैपिटल कितनी हो जाती है, 40 प्लस 3 43, 44, 45, 46, 47 लाख। 47 लाख रुपीस की एसेट से आपने बिजनेस शुरू किया है। अब इतना सारा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ बिजनेस स्टार्टेड लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगला है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स। भूषण ट्रेडर्स से हमने सामान खरीदा है अगेंस्ट चेक ऑफ 15 लाख। 30 लाख का सामान खरीदा है, 15 लाख का चेक दिया है, बाकी बचा उधार है। तो परचेज गुड्स आए आपके पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट, आपके पास से चेक गया है मतलब बैंक अकाउंट, और जो पैसा नहीं गया है वो उधार है, इसीलिए भूषण ट्रेडर्स को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये गिवर है ना, इसने हमको सामान दिया, ये गिवर है तो गिवर को क्रेडिट करते हैं। परचेज को डेबिट इसलिए क्यों 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 किया है, क्योंकि गुड्स आए। गुड्स कितने के आए हमारे पास, 30 लाख के। 30 लाख के गुड्स में हमने 15 लाख तो चेक से भर दिए और 15 लाख उधार है, तो उधार में हम गिवर को क्रेडिट कर देते हैं। परचेस्ड गुड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका रिटर्न गुड्स टू भूषण ट्रेडर। भूषण ट्रेडर को हमने 1,20,000 का सामान रिटर्न कर दिया, तो ये हो गया परचेज रिटर्न। भूषण ट्रेडर, अब इस कंडीशन में भूषण ट्रेडर रिसीवर है, उनको गुड्स वापस मिलेंगे। टू परचेज रिटर्न, आपके पास से क्या जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, जो परचेज किया था वो रिटर्न हो रहा है, तो इसलिए परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो जा रहा है आपके बिजनेस से। 1,20,000, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू भूषण ट्रेडर्स। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपका जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों, डी वाला, सोल्ड गुड्स टू पवन, पवन को हमने सामान बेचा है तो पवन डेबिट टू सेल्स, पवन रिसीवर है इसलिए डेबिट हुआ है, गुड्स गए हैं बेचे हमने तो टू सेल्स 4 लाख, गुड्स सोल्ड टू पवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ई वाला करेंगे अब हम। ई में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ई में लिखा हुआ है पेड टू भूषण एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, भूषण को हमने पेमेंट किया है और हमें कैश डिस्काउंट मिला है तो भूषण रिसीवर है इसलिए डेबिट की करेंगे, भूषण ट्रेडर्स डेबिट। अब आपने पेमेंट किया है तो टू कैश अकाउंट और आपको डिस्काउंट मिला है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, भूषण ट्रेडर को देने थे आप लोगों को 1,50,000 जिसमें से आपने 2% डिस्काउंट ले लिया है तो 1,50,000 इंटू 2% हो जाता है 3,000 का डिस्काउंट, इसका मतलब आपने पेमेंट किया है 1,47,000। ठीक है, पेड टू भूषण ट्रेडर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय पवन, पवन को हमने सामान बेचा था उसने रिटर्न कर दिया थोड़ा बहुत सामान तो सेल्स रिटर्न, आपके पास गुड्स रिटर्न आए ना तो इसलिए वो डेबिट हो गए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पवन, पवन कौन है, गिवर, इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया है। गुड्स रिटर्न्ड बाय पवन। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में सामान बेचा है तो आपके पास कैश आया और गुड्स गए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन एज सैंपल, सैंपल में गुड्स बांट दिए तो फ्री सैंपल्स या फिर एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे बच्चों, पहले ही बता चुकी हूं मैं, फ्री सैंपल या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। जब भी आपके पास से गुड्स जो है वो जाते हैं, अगर आप बेच नहीं रहे हो गुड्स जा रहे, अगर आप बेच नहीं रहे हो गुड्स जा रहे, चाहे वो चैरिटी में जा रहे हो, डोनेशन में जा रहे हो, फ्री सैंपल में जा रहे हो, चाहे गुड्स में आग लग गई हो, चोरी हो गए हो, किसी भी तरह से आपके गुड्स जा रहे हो, आप बेच नहीं रहे उनको तो टू परचेज लिखते हैं, परचेज जो गुड्स खरीदे थे आपने वो आए थे वो जा रहे हैं, अगर बेच देते हैं तो टू सेल लिखते हैं, लेकिन अगर हम बेच नहीं रहे किसी और वजह से गुड्स जा रहे हैं तो टू परचेज लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20,000, 20,000 का सामान जो है हम सैंपल में बांट रहे हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अगला ट्रांजैक्शन है बच्चों आई वाला, पेड इनकम टैक्स। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, प्रोपराइटर ने अगर इनकम टैक्स पे किया है या फिर उसका खुद की लाइफ का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है तो ये पर्सनल एक्सपेंस है, इसको ड्रॉइंग बोलेंगे। इनकम टैक्स उस इनकम उसकी पर्सनल होती है ना, तो इनकम पे अगर वो टैक्स भर रहा है तो वो ड्रॉइंग होती है। उसी तरह अगर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेगा तो वो भी ड्रॉइंग है। तो आपको अगर ट्रांजेक्शन आता है पेड इनकम टैक्स या पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो उसको हम ड्रॉइंग कंसिडर करेंगे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, इनकम टैक्स भरा है, ठीक है, 37,500 इनकम टैक्स पेड। ओके, आई अब लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है जे, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर विजय फॉर पर्सनल यूज।
अगेन ड्रॉइंग, पर्सनल यूज के लिए इसने गुड्स निकाल लिए हैं। अब अगेन हमने बेचे नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे टू परचेस। बेचे नहीं है, गुड्स गए हैं पर हमने बेचे नहीं है ना। बेचेंगे तो टू सेल लिखते हैं, अगर हम बिना बेचे गुड्स चले जाते हैं किसी भी रीजन से तो टू परचेस। गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15th। 15th क्वेश्चन बच्चों जो मेरी बुक में है वो ये वाला है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। संजीव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। ठीक है, अगर आप लोगों की पुराना एडिशन है तो आप लोग मैच कर लेना। चलिए, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसके अंदर है संजीव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो पहली एंट्री हमारी सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक जैसी हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पैसा आया है और कैपिटल बढ़ गई है, कर्जा बढ़ गया है टुवर्ड्स बिजनेसमैन। तो 5 लाख रुपए का हमने लिख दिया कैश बिजनेस में आया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, नाउ बी, ओपन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खुलवाया है तो बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया, बैंक में पैसे आए, कितने आए? 3 लाख। ओपन्ड बैंक अकाउंट। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन सी वाला, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। पर्सनल शेयर में इन्वेस्ट किया है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और सेविंग अकाउंट में से मतलब कि पर्सनल अकाउंट में से ही पैसा डाला, ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है। अब बच्चों बिजनेस की किताब में हम बिजनेस से रिलेटेड चीज लिखते हैं, पर्सनली पैसा आया पर्सनली पैसा गया है, तो इसकी कोई एंट्री हम बिजनेस में नहीं लिखेंगे, नो एंट्री। डी, ब्रॉड गुड्स। टिम्बर हमारे लिए गुड्स है, गुड्स खरीदे हमने, आधा कैश पेमेंट किया है, आधा चेक से पेमेंट किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। गुड्स आए, कितने के आए? 3 लाख रुपए के आए। 1.5 लाख आपने कैश में पेमेंट कर दिया और 1.5 लाख बैंक से पेमेंट गया है। गुड्स आए इसलिए डेबिट, कैश गया है और बैंक से भी पेमेंट गया है इसलिए क्रेडिट। गुड्स परचेस्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ई वाला देखेंगे, पेड कैरिएज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर। कैरिएज पे किया है तो कैरिएज टू कैश। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों की, अगर गुड्स खरीदने के लिए हम कैरिएज, कार्टेज, फ्राइट वगैरह अगर कुछ पे करते हैं तो उसको कैरिएज, कार्टेज, फ्राइट ही लिखते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर मशीन होती, मशीन खरीदी होती, मशीन पे अगर हमने कैरिएज दिया होता तो उसको मशीन का ही खर्चा मानते हैं। गुड्स में ऐसा नहीं होता, गुड्स में कैरिएज, कार्टेज, फ्राइट का नाम ही लिखेंगे। लेकिन अगर कोई एसेट खरीदी है, मशीन, फर्नीचर, इस तरह की कोई चीज खरीदी है और उस पर कैरिएज, कार्टेज वगैरह भरा है हमने, तो उसको उस एसेट का एक्सपेंडिचर माना जाता है। ठीक है, उस एसेट्स में उसकी वैल्यू ऐड कर दी जाती है। पेड कैरिएज। एफ वाला ट्रांजेक्शन देखेंगे, एफ में क्या दे रखा है? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हमारे लिए खर्चे हैं इसलिए डेबिट, और बैंक हमारे अकाउंट से बैलेंस कम कर देती है बैंक चार्जेस के नाम पे, तो टू बैंक। ठीक है, बैंक चार्जेस पेड। अगला है, गुड्स वर यूज टू मेक फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए हमने सामान यूज करा है और लेबर को पेमेंट करी है, वेजेस पेड करी है 5,000। तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आया है, फर्नीचर कितने का आया है? 15 + 5, 20,000 रुपए लग गए ना आपके फर्नीचर में। आपने वेजेस भी पे करी है, वेजेस फर्नीचर के उसमें ही ऐड होगी क्योंकि ये एसेट है। एसेट में जो भी खर्चा हुआ है ना, अगर आप इसमें कुछ भी खर्चा लगाओगे, देखो लेबर को पेमेंट किया है तो फर्नीचर का ही खर्चा है, तो फर्नीचर आपका 20,000 का पड़ा ना आपको,
आपके पास से क्या गया, कैश गया, है ना। तो टू टू गुड्स यूज टू मेक फर्नीचर एंड वेजेस पेड, ठीक है, टू कैश। गुड्स यूज करे हैं हमने और हमारे पास से गुड्स भी तो गए हैं, तो टू परचेस। कैश आपके पास से वेजेस का कैश गया 5,000 और 15,000 का गुड्स गया है ना। पूरा पैसा नहीं गया, आपने गुड्स यूज कर लिए ना फर्नीचर बनाने के लिए। तो गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, ठीक है। गुड्स किसी भी वजह से जाते हैं, अगर हम बेचते नहीं है किसी भी वजह से, दूसरी वजह से जाते हैं तो टू परचेस लिखते हैं हम लोग, है ना। इसके पहले ही बताया था मैंने आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, कॉलम्स खत्म हो गए हैं, फटाफट से हम कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ तक का हो गया है, जी तक हो गया। एच, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट। डिविडेंड बच्चों शेयर पे मिलता है। अब आप लोगों को तीसरे ट्रांजेक्शन में दिया था कि प्रोपराइटर ने पर्सनल शेयर खरीदे हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो डिविडेंड जो है वो पर्सनल आपका इनकम है ना। तो उसका जो पैसा है वो सेविंग बैंक में आना चाहिए था, लेकिन गलती से आपके करंट अकाउंट में, मतलब फर्म के अकाउंट में आ गया है। तो आप बैलेंस कहाँ पे डाल दोगे, सेविंग बैंक अकाउंट डेबिट। सेविंग बैंक में पैसा डाल दो और आपके करंट अकाउंट में कम कर दो। करंट बैंक अकाउंट मतलब फर्म का अकाउंट, फर्म का बैंक अकाउंट होता है करंट बैंक अकाउंट, और सेविंग होता है पर्सनल। तो पर्सनल में पैसा डाल दो, क्योंकि पर्सनल में पैसा जाना चाहिए था और बैंक में नहीं आना चाहिए था, जो कि गलती से आ गया है। तो बैंक के अकाउंट, अपना जो फर्म का बैंक अकाउंट है उसको कम कर दो, ठीक है। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू फर्म, फर्म बैंक अकाउंट, ठीक है। गलती से फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया था, तो उसको हमने क्या करा, पैसे को निकाला और सेविंग बैंक में डाल दिया। तो सेविंग बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। राजीव ने अपना पर्सनल स्कूटर बेचा और जो पैसा आया उसको फर्म के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। मतलब राजीव ने और पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर, बैंक में पैसा आया है टू कैपिटल। पर्सनल पैसा उसने लगा दिया बिजनेस के अंदर, तो टू कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और पैसा लगाया ना, तो एडिशनल कैपिटल, ओके। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ओवर हो गया। इस क्वेश्चन में एक तो आपका सी वाली एंट्री समझने वाली थी कि जिसमें पर्सनल शेयर खरीदे थे सेविंग बैंक अकाउंट से, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और इसमें ये वाली एंट्री भी समझने वाली थी, गलती से जो डिविडेंड है वो फर्म के अकाउंट में आ गया था, और ये वाली एंट्री भी समझने वाली थी, ठीक है। चलिए अब हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम लोग। 16th क्वेश्चन बच्चों मेरी बुक में सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पैसा आया है और कैपिटल भी बढ़ गई है, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगला वाला ट्रांजेक्शन देखेंगे, गोपाल से सामान खरीदा है और आधा पेमेंट कैश में किया है, ठीक है। तो सामान खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा दिया है, और जो पैसा नहीं दिया है तो टू गोपाल। सामान कितने का खरीदा है, आपके बिजनेस में सामान आया 3 लाख का,
1.5 लाख आपने कैश पे किया है और 1.5 लाख जो नहीं पे किया है वो उधार है। ठीक है, गुड्स परचेस्ड। चलिए नेक्स्ट सी वाली एंट्री देखेंगे। सोल्ड गुड्स टू सोनिका, सोनिका को हमने सामान बेचा है और 60,000 इमीडिएटली मिल गए। 40,000 हमें नहीं मिले हैं, उधार है वो, 60,000 उसने तुरंत दे दिए। तो कैश अकाउंट डेबिट जो तुरंत आ गया है, और जो नहीं आया है सोनिका डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने इसको सामान बेचा है 1 लाख रुपए का, जिसमें से कैश आ गया है कितना, 60,000 और 40,000 रुपए आना बाकी है, उधार का ट्रांजेक्शन। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू सोनिका या फिर गुड्स सोल्ड अकेला लिख लो। ठीक है, चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे बच्चों। अगला ट्रांजेक्शन है डी वाला। 10% सोनिका ने सामान रिटर्न कर दिया। सोनिका को हमने 1 लाख रुपए का सामान बेचा था, 10% यानी कि 10,000 का सामान उसने रिटर्न कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न, है ना, हमारे पास सामान वापस आ गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोनिका, सोनिका गिवर है, 10,000 का सामान हमारे पास वापस आ गया। अब देखो सोनिका से हमें 40,000 लेने थे, जिसमें उसने 10,000 का सामान हमें रिटर्न कर दिया, तो अब उससे 30,000 लेने बाकी हैं। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न बाय सोनिका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू गोपाल इन सेटलमेंट। गोपाल को हमें कितने रुपए देने थे, दूसरा ट्रांजेक्शन देखो, गोपाल से हमने आधा सामान कैश में खरीदा था, आधा क्रेडिट में। 1.5 लाख हम दे चुके थे, 1.5 लाख देना बाकी थे, उसमें से हम 149 दे रहे हैं इन फुल सेटलमेंट। तो गोपाल क्योंकि रिसीवर है, डेबिट, आपके पास से कैश जा रहा है और जो नहीं जा रहा है वो डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब आपकी इनकम है, आपने कम पेमेंट किया, 1,000 आप कम पेमेंट कर रहे हो। आप लोग पेमेंट कर रहे हो 1,49,000, आपको पेमेंट करना था 1,50,000। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब एफ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। एफ, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल। सोनिका से जितने रुपए मिलने बाकी थे अब वो नहीं देगी, नहीं देगी तो बेड डेट हो गई, बुरे देनदार। जो पैसा नहीं देते उसको हम बोलते हैं बुरे देनदार, बेड डेट। तो सोनिका गिवर थी लेकिन वो नहीं दे रही है, तो आपके डेटर जो है वो कम हो गए हैं, डेटर्स कम हो गए हैं, इसीलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब सोनिका आपको पैसे नहीं देगी, और बेड डेट आपके लिए क्या है, लॉस है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। अब सोनिका से आपको कितने मिलने थे, 40 मिलने थे, जिसमें से 10 उसने सामान रिटर्न कर दिया, बचे 30,000। तो 30,000 वो आपको नहीं दे रही है ना। अमाउंट नॉट रिकवरेबल, अमाउंट नॉट रिसीवेबल। अगला ट्रांजेक्शन है रेंट हमने पे किया है, जिसमें से 2/3 रेंट पर्सनल यूज के लिए, हमने जो बिल्डिंग का रेंट पे किया है उसको हमने पर्सनल यूज के लिए ले रखा है, तो 2/3 बिल्डिंग जो है पर्सनल यूज के लिए है। तो पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रॉइंग्स। और जो पर्सनल यूज नहीं है उसको तो हम रेंट ही बोलेंगे, हमारा खर्चा है, और आपके पास से पैसे गए हैं तो टू कैश। कितने का रेंट पे किया, 15,000, 15,000 का 2/3 हो जाता है। देखो 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 10,000 तो आपकी ड्रॉइंग्स हो गई, और बचे 5,000 आपने ऑफिस के लिए रेंट पे करा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है ओवर हो गया है, और इसी के साथ हमारी वीडियो के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए हैं। कुछ डाउट रह रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।